तो है गाइज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइज आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे सर ने मतलब नोट्स बनाए थे ज्योग्राफी के, तो मैं आपको आज वो बताने वाला हूँ। तो आज आप देख सकते हो हम स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर से, मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर है मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका दूसरा क्वेश्चन है मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किस भूगोलवेत्ता का है? एलन सैंपल। थर्ड क्वेश्चन है मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता की है? इसका आंसर है बिडाल डीला ब्लास। फोर्थ क्वेश्चन है उत्तर उपनिवेशी युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम क्या था? उत्तर है प्रादेशिक विश्लेषण। फिफ्थ क्वेश्चन है सामाजिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। इसका आंसर है फर्स्ट व्यवहारिवादी भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। और इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है आर्थिक भूगोल के कोई 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, और थर्ड है उद्योग भूगोल, और फोर्थ है पर्यटन भूगोल। और सेवंथ क्वेश्चन राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र कौन से हैं? इसका फर्स्ट आंसर है भौतिक भूगोल और सेकंड है मानव भूगोल। और इसका 9th क्वेश्चन है यहाँ न तो नितांत आवश्यकता की स्थिति है और न ही नितांत स्वतंत्रता की स्थिति है। इसका संबंध किस विचारधारा से है? इस कथन का क्या अर्थ है? उत्तर इसका संबंध नवनिश्चयवाद विचारधारा से है। इस कथन का अर्थ है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इसका 10th क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है? इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका आंसर है पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को नवनिश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना परिलक्षित करती है। इस संकल्पना को प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया था। इसका 11th क्वेश्चन है पर्यावरणीय निश्चयवाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर आदि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल इच्छा शक्तियों के बीच होने वाली अनोन्य क्रिया को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें मानव प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। प्रकृति का मानवीकरण किसे कहते हैं? आंसर है प्रकृति का मानवीकरण मानव द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेना प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है। इसका 13th क्वेश्चन हो चुका है। अब करते हैं 14th क्वेश्चन। आदिम मानव के प्राकृतिकरण के 2 कारण लिखिए। उस समय प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था। मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। और 15th क्वेश्चन है 1970 के दशक में मानव भूगोल में किन विचारधाराओं का उदय हुआ? उनके नाम लिखते हुए प्रमुख लक्षण लिखिए। 1970 के दशक में मानव भूगोल में निम्न 3 विचारधाराओं का उदय हुआ। फर्स्ट है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा। इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के अनेक पक्षों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास से होता है। सेकंड है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। इसका कारण गरीबी के कारण बंधन और सामाजिक असमानता से होता है। इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। इसका थर्ड पॉइंट है व्यवहारिवादी विचारधारा। इसमें प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त ज्ञान के साथ साथ मानव जाति, प्रजाति एवं धर्म पर आधारित सामाजिक वर्ग पर जोर दिया जाता है। 16th क्वेश्चन है संभववाद को स्पष्ट कीजिए। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव प्रौद्योगिकी की सहायता से उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। मानव भूगोल की यह विचारधारा संभववाद कहलाती है। आपके अनुसार नवनिश्चयवाद का क्या महत्व है? फर्स्ट है इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का प्रयास करता है। सेकंड इस विचारधारा के अनुसार मानव को प्रकृति पर विजय पाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा और उसे विनाश से बचाना होगा। थर्ड है यह विचारधारा पर्यावरण को नुकसान किए बिना समस्याओं को सुलझाने पर बल देती है, जैसे औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना और खनन करते समय अतिदोहन से बचाना। 18th क्वेश्चन है मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। मानव भूगोल
का केंद्र बिंदु मानव के क्रियाकलाप है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन उनकी आपसी अनोन्य क्रिया के द्वारा करता है। मानव प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करता है तथा उनमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन लाता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। और अध्याय 1 नजर में पर्यवेक्षी महत्वपूर्ण तथ्य है। यह है महत्वपूर्ण। प्रकृति और मानव के बीच भेद द्वैतता नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अभिवाज्य तत्व है और इन्हें संपूर्णता में देखा जाना चाहिए। भूगोल अध्ययन के 2 उपागम, प्रादेशिक भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अनोन्य क्रिया करता है। प्रौद्योगिकी समाज के सांस्कृतिक विकास के सूचक होती है। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आरंभिक उपनिवेशी युग में भूगोल के अध्ययन का उपागम अन्वेषण और विवरण था। तो अब आते हैं गाइस हम अपने सेकंड चैप्टर पे। यह है सेकंड चैप्टर, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। यह कथन किस भूगोलवेत्ता ने कहा है? तो गाइस ये क्वेश्चन अभी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा। इसका आंसर में कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए इसको हाइड कर रखा है, दोनों क्वेश्चन के आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल के अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। के प्रदेश का क्षेत्रफल अगर 530 वर्ग किलोमीटर है, वे जनसंख्या 85,860 पर्सन है, उस प्रदेश का जन घनत्व अवकलित कीजिए। तो इसका कुल जनसंख्या बटे में कुल क्षेत्रफल, तो 85,860 अपॉन 530 तो इक्वल टू 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका आंसर है। और जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग लिखिए। इसका उपयोग है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है। प्रवास के प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक में अंतर लिखिए। प्रतिकर्ष कारक में ये लोगों का निवास स्थान या उद्गम को छुड़वाने का कारण बनते हैं और अपकर्ष स्थान में ये विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। 7th क्वेश्चन है, जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर लिखिए। जन्म दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। मृत्यु दर 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। इसका 8th क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर की गणना का सूत्र लिखिए। तो अशोधित जन्म दर का है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म अपॉन उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। अशोधित मृत्यु दर की है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या अपॉन उस वर्ष के मध्य की जनसंख्या मल्टीप्लाई 1000। तो अब आ जाते हैं इसी के साथ हम 9th क्वेश्चन पर। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि और वास्तविक वृद्धि की गणना के सूत्र लिखिए। उत्तर है प्राकृतिक वृद्धि का तो है जन्म माइनस मृत्यु और वास्तविक वृद्धि का है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। तो 10th क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसी के साथ। प्रवास किसे कहते हैं? लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक है प्रतिकर्ष कारक अपकर्ष कारक। और इसी के साथ 11th क्वेश्चन पे आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर लिखिए। आप्रवास प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। उत्प्रवास प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। और 12th क्वेश्चन है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई 3 अपकर्ष कारक लिखिए। तो है रोजगार के अच्छे अवसर होना, रहन सहन की अच्छी दशाएं होना, अनुकूल जलवायु होना। जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 प्रतिकर्ष कारक लिखिए। बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक आपदा, महामारियां।
इसी के साथ हम आ जाते हैं 14th क्वेश्चन पे। जनसंख्या नियंत्रण के प्रमुख उपाय लिखिए। तो इसका आंसर है परिवार नियोजन को अपनाकर बच्चों को जन्म को रोककर तथा उनमें अंतराल रखकर जनसंख्या को सीमित किया जा सकता है। लोगों को जागरूक बनाकर जनसंख्या वृद्धि को कम किया जा सकता है। गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ावा देने से जनसंख्या नियंत्रित की जा सकती है। बाल विवाह पर कठोरता से रोक लगानी चाहिए। तो इसी के साथ हम आ जाते हैं 15th क्वेश्चन पर। तो ये थॉमस माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत लिखिए। तो इसका सिद्धांत 1798 में आया था। लोगों की इसका फर्स्ट पॉइंट है लोगों की संख्या खाद्य पदार्थों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल, महामारी तथा युद्ध के रूप में सामने आते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि में अचानक गिरावट आती है। और इसका 16th क्वेश्चन है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो इसकी प्रमुख विशेषता है, फर्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर होती है। इसका कारण महामारी और भुखमरी है। सेकंड है इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग कृषि कार्य करते हैं। थर्ड है जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं और उनका तकनीकी ज्ञान निम्न होता है। 17th है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की द्वितीय अवस्था की प्रमुख विशेषता लिखिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है इस अवस्था के प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है तथा समय के साथ घटती है। सेकंड है यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। थर्ड है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। फोर्थ है जन्म दर अधिक तथा मृत्यु दर कम होने से जनसंख्या में तेजी दिखाई देती है। 18th है जनांगीय संक्रमण सिद्धांत की अंतिम तृतीय अवस्था की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। फर्स्ट है इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दोनों अधिक घट जाती है। और सेकंड है जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। थर्ड है जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। फोर्थ है ऐसी जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करती है। और 19th है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों को लिखिए, समझाइए। जल की उपलब्धता, जलवायु, मृदा, ये है हमारे 3 भौगोलिक कारक और इनको समझते हैं। तो फर्स्ट है जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में अधिक रहना पसंद करते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नदी घाटियों विश्व के सबसे घने बसे हुए क्षेत्र हैं। सेकंड पॉइंट है जलवायु। जिन जलवायु प्रदेशों में मौसम में परिवर्तन कम होता है वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि प्रदेश मनुष्य के रहने के लिए अनुकूल होते हैं। और भूमध्य सागरीय प्रदेश अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थलों की प्रतिकूल जलवायु लोगों के रहने के लिए असुविधाजनक होती है। थर्ड है मृदाएं। उपजाऊ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यह मृदा कृषि तथा उससे जुड़ी क्रियाओं के अनुकूल होती है। 20th है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 आर्थिक कारकों को समझाइए। 3 आर्थिक कारक है खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकरण। तो इसमें से पहले पॉइंट को समझते हैं खनिज। खनिज भंडारण वाले क्षेत्र उद्योगों को आकर्षित करते हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। कुशल और अर्धकुशल मजदूर इन क्षेत्रों की ओर पलायन कर जनसंख्या को बढ़ा देते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया की तांबा पेटी। नगरीकरण। नगरीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा तथा संचार एवं परिवहन के साथ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं, जिससे नगरीय जनसंख्या बढ़ जाती है। औद्योगिकरण। थर्ड पॉइंट, औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के सबसे अच्छे अवसर उपलब्ध कराते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। इनमें कारखानों के मजदूरों के अलावा ड्राइवर, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, शिक्षक तथा अन्य सेवा उपलब्ध कराने वाले लोग भी शामिल होते हैं, जैसे जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। और जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों को समझाइए। फर्स्ट है प्रत्येक देश के रीति रिवाजों, धार्मिक परंपराओं के कारण जनसंख्या वितरण प्रभावित होता है। देश में सामाजिक संगठन मजबूत होते हैं वहां जनसंख्या का घनत्व अधिक मिलता है। सेकंड है जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है, जिनको लोग छोड़कर चले जाते हैं। थर्ड है कई बार सरकारें लोगों को विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़भाड़ वाले स्थानों से चले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के 3 अवस्था वाले मॉडल को निर्देशित कीजिए। तो ये मॉडल आप देख सकते हो, ये 3 अवस्था वाला ये मॉडल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी। तो अब आते हैं इसके एक नजर में मतलब महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो। किसी देश के निवासी उसके वास्तविक धन होते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। और थर्ड है विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। फोर्थ है
और जनसंख्या में परिवर्तन प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। फिफ्थ है वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है, और जिस स्थान में आगमन करते हैं वह गंतव्य स्थान होता है। लोग बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन के लिए प्रवास करते हैं। तो यही था गाइस हमारे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है जो कि हमारे नोट्स में बताया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर आपको और चैप्टर चाहिए हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं आपको पीडीएफ ही सेंड कर सकता हूँ अगर आप कमेंट में पीडीएफ लिखोगे तो। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।